क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका उत्तर हमें जानना चाहिए और ये चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। इस प्रश्न का उत्तर है, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जनन कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलय हो जाती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, किसी भी जीव में डीएनए उसकी शारीरिक संरचना तथा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के कारण वह अपने आप को किसी भी वातावरण में रहने योग्य बना पाता है। वातावरण में अनेक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी का ताप कम या अधिक होना, बहुत कम या बहुत अधिक वर्षा का होना आदि। इन अवस्थाओं में समष्टि का संपूर्ण विनाश भी संभव हो सकता है। परंतु यदि जीवों में विविधता होगी तो इनमें से कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो होने वाले वातावरण के परिवर्तन के बावजूद भी बचे रहेंगे और संपूर्ण समष्टि का विनाश नहीं होगा। परंतु इस प्रकार की विभिन्नता व्यष्टि की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका अंतर हम देखते हैं। पहला है द्विखंडन और इधर हम लिखे हुए हैं बहुखंडन। द्विखंडन में पहला जो बिंदु है, इसमें जनक केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है, जबकि बहुखंडन में जनक केंद्रक अनेक भागों में विभाजित होता है। दूसरा बिंदु पर बात करें, द्विखंडन अनुकूल परिस्थितियों में होता है जबकि बहुखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी होता है। तीसरा बिंदु है, इसमें एक जनन से दो संततियों का जन्म होता है जैसे प्रोटोजोआ तथा अमीबा, जबकि बहुखंडन में एक जनन से अनेक संततियों का जन्म होता है जैसे प्लाज्मोडियम। इस चैप्टर का अगला प्रश्न है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। इस प्रश्न का उत्तर है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जनन कर सकते हैं, क्योंकि बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसकी रक्षा करती है। इस प्रकार के जनन में बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो एक बार में ही अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार से एक बार में ही अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पूर्वभवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रश्न का उत्तर है, हाइड्रा और प्लानारिया जैसे सरल जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम है। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में शरीर के अंगों से ही नए जीवों का गठन होता है। सरल जीव इस विधि का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उनका पूरा शरीर समान कोशिकाओं से बना है और शरीर के किसी भी हिस्से से एक नए शरीर के निर्माण किया जा सकता है। परंतु जटिल जीवों में सभी अंग उनके शरीर की प्रणाली के साथ जुड़े हुए इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं, इसलिए पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वे केवल त्वचा, मांसपेशियों, रक्त आदि का पुनरुद्भवन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों को उगाने के लिए
कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है इसका केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि पौधों जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं को उगाने के लिए किया जाता है। इस विधि के उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान ही होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, क्योंकि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के ही डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा डीएनए की 2 प्रतिकृति बनती है। इस अध्याय का अगला प्रश्न है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? इस प्रश्न का उत्तर है, परागणों का किसी माध्यम जैसे कि कीट, पक्षी, वायु आदि द्वारा परागकोश से वर्तिकाग्र तक से स्थानांतरण को परागण कहते हैं, जबकि पौधे में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन द्वारा युग्मनज बनाने को निषेचन कहते हैं। परागण के पश्चात ही निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? इस प्रश्न का उत्तर है, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव यानी तरल पदार्थ शुक्र वाहिनी में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है, यौवनारंभ के समय लड़कियों के स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र का त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है और उनकी आवाज़ में भी परिवर्तन आने लगता है, यानी उनकी आवाज़ पतली और तीखापन हो जाता है। अगला प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जो एक तस्तरी नुमा संरचना है और गर्भाशय की भित्ति में धंसी रहती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के उत्तकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को पोषण यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ प्रदान करने हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। कॉपर टी किसी महिला की यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं कर सकती। ये सिर्फ गर्भधारण को ही रोकने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, लैंगिक जनन एक उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा अलैंगिक जनन की तुलना में इसके अनेक लाभ हैं। लैंगिक जनन में 2 भिन्न तथा लैंगिक समानता वाले जीवों से आए युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रकार के जनन में संततियों के गुणों में विभिन्नताएं आती हैं और वर्णों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में भी जाति को अस्तित्व को बचाए रखने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, मानव में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, जो शुक्राणुओं के उत्पादन तथा लड़कों में यौवनारंभ
के लक्षणों जैसे कि चेहरे पर बाल का उगना, आवाज़ का मोटा होना आदि को भी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करके एवं उसके पोषण के लिए तैयारी करता है, परंतु यदि अंड कोशिका का निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है और निषेचन न होने के कारण यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निकल जाती है। इस प्रक्रम को ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिनों की होती है। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है, गर्भधारण को रोकने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं। इनमें से कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है यांत्रिक अवरोध। इस विधि में शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंचते हैं। इसमें शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। महिलाओं में लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी गर्भाधान को रोका जा सकता है। अगला विधि है रासायनिक अवरोध। कुछ विशेष दवाइयों द्वारा शरीर में हार्मोन संतुलन का परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे अंड का मोचन नहीं होता है, इसलिए निषेचन की कोई संभावना ही नहीं रह पाती है। अगला विधि है शल्य क्रिया अवरोध। इस विधि में पुरुषों की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है ताकि शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाए, या महिलाओं में उनकी अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है ताकि अंड या डिम गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाए। अगला प्रश्न है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर है, एक कोशिक जीवों में जनन की अलैंगिक विधियां ही होती है, जिनमें अधिकतर एक ही जनन कोशिका अन्य संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है, जबकि बहुकोशिक जीवों में लैंगिक जनन होता है, जिसमें एक नर तथा एक मादा जीव की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं तथा विशेष अंग होते हैं, जिनकी शरीर में स्थिति निश्चित होती है। अगला प्रश्न है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? इस प्रश्न का उत्तर है, जनन से जीव अपने ही प्रकार के और जीवों की उत्पत्ति करके अपनी स्पीशीज को लंबे समय तक बनाए रह सकते हैं। यदि वे जनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्पीशीज का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस प्रकार जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए निम्नलिखित अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे लैंगिक या यौन रोगों से बचने के लिए। अगला पॉइंट है अनचाहे गर्भ से बचने के लिए, वित्तीय कारणों से और स्वास्थ्य कारणों से।